1% बैटरी में ये MG विंडसर EV कितना चल सकती है। हम बटन दबा जरूर रहे हैं लेकिन फिलहाल ये कुछ कमांड ले नहीं रहा है। भाई क्रेटा वाले इसके हॉर्न से जलने वाले हैं सीरियसली। एकदम सोफा स्टाइल वाली सीट मिलने वाली है लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। 110, 120, 130 की स्पीड पे चल रही है भाई, इको मोड में। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है स्पोर्ट्स में। दोस्तों आज हमारे साथ में है MG की नई विंडसर EV। अब ये जो गाड़ी है इसमें फीचर्स तो ऐसे दिए गए हैं जो कि थोड़ी लग्जरी कारों में मिलते हैं, लेकिन कंपनी इसकी कीमत को इस तरह से प्रेजेंट कर रही है जो कि मास मार्केट की गाड़ियां होती हैं उनकी होती है। कंपनी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है जिसको नाम दिया गया है ABC, यानी A प्राइसिंग, A सेगमेंट की कारों की तरह जो सब कॉम्पैक्ट SUV होती है, B सेगमेंट की जो कॉम्पैक्ट SUV होती है उस तरह का इसका साइज है, और C यानी कंफर्ट जो मिलेगा वो C सेगमेंट की कारों जैसा मिलने वाला है। आज हम इस गाड़ी को चलाकर देखेंगे, इसका रेंज टेस्ट करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और कंफर्ट और फीचर्स को भी देखने वाले हैं कि कैसा आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या MG विंडसर EV पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं या फिर नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम गाड़ी चलाकर देखें, आपको थोड़ा सा एक्सटीरियर का आइडिया दे देता हूं। पहले तो कलर ऑप्शन बताऊंगा। 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक ब्लैक मिल जाता है, एक व्हाइट मिल जाता है, एक ग्रीन दिया गया है और एक क्ले या ग्रे जैसा कलर दिया गया है। ये हमारे पास ब्लैक है। इसमें आप फ्रंट में देखेंगे आपको एक LED की कनेक्टेड लाइट दी गई है जो कि पूरे बोनेट पर फैली हुई है। प्लस ये जो MG का लोगो है ये जगमगाता है, इल्यूमिनेट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिए गए हैं और साथ में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप भी दिए गए हैं। इस तरह का इसका फ्रंट लुक आ जाने वाला है। कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं भी आ सकता है। आपको क्रोम का इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा और इस तरह की ग्रिल मिलने वाली है। हालांकि ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से क्लोज है। यहीं पर फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ADAS इसमें नहीं मिलता। ये पोर्शन देख के कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ADAS है या नहीं मिलता। आप देखेंगे काफी बड़ी विंड स्क्रीन मिलने वाली है और ऊपर आपको रेन सेंसिंग वाइपर के लिए ये फीचर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे काफी बड़ा आपको टायर मिलने वाला है। 18 इंच का व्हील है, 255 R18। प्रोफाइल काफी अच्छी है और ये जो अलॉय व्हील का डिजाइन है ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। रियर लुक में इस तरह के रियर टेल लैंप दिए गए हैं जो कि अगेन कनेक्टेड है फ्रंट जैसे ही, और यहाँ पर आपको विंडसर की बैजिंग मिल जाएगी और पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं फॉर योर सेफ्टी। यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल है। विंड स्क्रीन आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसमें डीफॉगर भी दिया गया है। इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसी विंड स्क्रीन में आपको GPS भी मिलने वाला है, यानी एंटेना भी इसी ग्लास में दिया गया है। ये जो डमी आप देख रहे हो ये सिर्फ एक डमी है, इसमें फिलहाल कुछ नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाने वाला है और जो बूट है वो दिखा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनिंग नहीं मिलती, मैनुअल मिलती है और इसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा। 604 लीटर का ये बूट स्पेस है, बहुत ही बड़ा है भाई। जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है जिसकी वजह से बूट को आप और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो और बूट में ही आपको यहाँ पर देखेंगे आपको लाइट भी मिल जाने वाली है। तो अगेन ये भी काफ़ी एक कंफर्ट वाला ही फीचर कहूँगा। बूट को कर देते हैं बंद। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। 1-2 चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। इंटीरियर में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप किसी बेहतरीन महंगी लग्जरी गाड़ी में बैठ चुके हो। जो लग्जरी कंपनियां ऑफर करती हैं वैसा ही कंफर्ट आपको मिलने वाला है। ये सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है और कोई बटन नहीं दिया गया स्टार्ट स्टॉप के लिए। यहाँ आप देखेंगे आपको ब्रेक पे पाँव रखना है और इसका इग्निशन ऑन हो जाता है। ये आपका वेलकम करने वाली है। इसके अलावा आप सेटिंग में ये भी डाल सकते हैं कि आपके नाम से आपको बुलाए, जैसे कि वेलकम विशाल, ये ऐसा भी कर सकती है। ये डिस्प्ले आप देखेंगे 15.6 इंच का है भाई और इसमें बहुत सारी चीजें भर दी हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि इस बटन के जरिए ही आप अपने ORVMs को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इसी बटन में बहुत सारे कस्टमाइजेशन दिए हैं जो कि हम चलते हुए आपको दिखाने वाले हैं। और एक बार सीट का कंफर्ट देखो आप, एकदम सोफा स्टाइल वाली सीट मिलने वाली है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये देखोगे आप यहाँ पर धूल मिट्टी जरूर भरने वाली है जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका रहने वाला है। ये देखो आप काफी कंफर्टेबल है, एकदम सोफा स्टाइल वाली, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इस आर्मरेस्ट के नीचे ये देखो कितनी बड़ी स्टोरेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 98% बैटरी है और जो रेंज दिखा रहा है 310 किलोमीटर की दिखा रहा है। जो ड्राइविंग मोड है वो हमने नॉर्मल लगाया हुआ है। हालांकि अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से 4 जो ड्राइविंग मोड है उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मल से भी कम हम क्या कोशिश करते हैं कि इको मोड में चलाएं। एक इको प्लस भी है जो और भी ज्यादा रेंज देगा लेकिन पावर को काफी हद तक घटा देगा। तो पहले हम इको मोड में चलाकर देखते हैं और देखेंगे कि क्या रेंज आपको मिल सकती है। स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक लिवर दिया गया है जिसमें आप देखेंगे PRND
अलग अलग चीजें दी गई हैं। इसके लिए आपको ब्रेक पे पाँव रखना होगा और यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि किस मोड में आपको जाना है। इसमें हमने वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर लिया है, जिसके लिए आप यहाँ पर जाइए और हमने अपनी लोकेशन लगा ली है। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। MG की इस नई विंडसर ईवी में आपको 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जो 136 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसकी क्लेम रेंज कंपनी कह रही है 331 किलोमीटर की मिलने वाली है। गुड़गांव के ट्रैफिक में हम चला रहे हैं, सुबह का टाइम है जब लोग ऑफिस जाते हैं, और अभी जो मेरे ORVM है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट नहीं है। तो उसके लिए मुझे सिंपली ये बटन दबाइए और स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा कि कौन सा ORVM कंट्रोल होने वाला है। 3 चीजें आप इस बटन से कर सकते हैं। आप दोनों मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा एयर कंडीशन को भी आप इसी बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी हम अपने राइट मिरर को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, दिख रहा है, यानी मैं सामने नजर रखे हुए अपने ORVM को कंट्रोल कर सकता हूं। अब मुझे लेफ्ट करना है, अब आप देखना लेफ्ट वाला, ये मैंने कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा AC कंट्रोल करना है तो यहाँ पर फिजिकल बटन दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब देखो, आप ट्रैफिक देखो और मुझे यहाँ पे लेना है यू टर्न, तो मैं इंडिकेटर देता हूँ तो 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो जाता है इंडिकेटर देती, क्योंकि आसपास बहुत सारे व्हीकल हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन ये जो ग्राफिक है गाड़ी का, जिसके पहिए नहीं घूम रहे, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि एकदम टॉय वाली फील आ रही है। थोड़े से ग्राफिक और बेटर हो सकते थे यार, है ना। गाइडिंग लाइंस दे रहे हैं, चारों तरफ दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, बट ये वाला जो व्यू है ना, जिसमें पहिए भी नहीं घूम रहे और एक कार ऐसे रखी हुई दिख रही है, वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है। बट यस, आप इसको 2D और 3D व्यू में चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं 3D करता हूँ तो सिर्फ आपको व्यू दिखेगा, तो इस तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप किस तरह का व्यू चाहते हैं। ये छोटे छोटे बटन ही ना, इसमें बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे ड्राइव मोड चेंज करना है, तो ये जो नीचे वाला बटन है ना, स्टार जिस पे बना है, इसमें मैं अपनी मर्जी से चीजें सेलेक्ट कर सकता हूँ। हम बटन दबा जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ कमांड ले नहीं रहा है। यहाँ से वैसे हम अलग अलग चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग मोड। अब मैं ड्राइविंग मोड को सेलेक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा और यहीं से ड्राइविंग मोड चेंज होते जाएंगे। इको प्लस, अब इको हो गया है, नॉर्मल हो गया, स्पोर्ट्स लग गया है। ये देखो, आप यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल आप कर सकते हो, अलग अलग ड्राइविंग मोड्स। और सच बताऊं, जैसे ही ड्राइविंग मोड चेंज होते हैं, इसकी परफॉर्मेंस पर एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में एक अलग तरह का आपको किक मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल मैं इको मोड पे आ जाता हूँ वापस। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए व्हीकल सेटिंग सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस बटन को दबाऊंगा, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अभी, क्योंकि शायद ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है, तो कुछ चीज़ें अभी से प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा। ये देखो, बटन दबा रहा हूँ, यहाँ हल्का सा झलकता ज़रूर है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। एक बार हम गाड़ी एक जगह स्टैंड बाई मोड में लाते हैं, ठीक है, और फिर ट्राई करते हैं कि क्या सीन है, क्या ये खड़ी होने के बाद ये काम करेगा। पार्किंग मोड हमने लगाया, AVM, हाँ अब ये काम कर रहा है। ये देखो, एक बटन दबाते ही इसका ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चलती हुई गाड़ी के साथ भी फंक्शन काम करता तो और भी बढ़िया था। ऑनलाइन म्यूजिक है, एक बटन दबाऊंगा और ये इस तरह से काम करने लगेगा। अब हम वो भी दिखा देते हैं कि हमने ड्राइविंग मोड के अलावा रीजन मोड कौन सा लगाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हमने हैवी वाला रीजन मोड लगाया, जिसकी वजह से ये गाड़ी खुद ही ब्रेकिंग करती है। ब्रेकिंग इन द सेंस, जैसे ही आप रफ्तार से पाँव हटाएंगे ना, गाड़ी ब्रेक करने लगेगी और उस एनर्जी से बैटरी थोड़ी चार्ज होती है। फिर से अपने सफर को शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें दिए गए हैं, जो कि खुद ही एंगेज हो जाते हैं, और जैसे ही आप ड्राइव मोड लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, पार्किंग ब्रेक खुद ही हट जाते हैं। हालांकि आप हटा सकते हैं खुद भी यहाँ से, और यहाँ पर भी एक बटन दिया गया है जिससे आप पार्किंग ब्रेक को एंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इको मोड में हूँ और थोड़ा ओवरटेक वगैरह करने की कोशिश करता हूँ। 65 की स्पीड पे मैं हूँ, दिल्ली जयपुर हाईवे पे हम चल रहे हैं इस समय, और देखो, ये देखो, आप इजीली मैं पहुंच गया 90-85 की स्पीड पे। तो अगर आप इको मोड में भी चला रहे हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप किसी पेट्रोल गाड़ी से पीछे रह जाओगे, बिल्कुल नहीं। और वहीं अगर मैंने बाई चांस यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लगा दिया, तब क्या होगा आप खुद सोचिए। तो जो क्विक पावर आपको मिलती है ना, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही मिल सकती है इस तरह की। और वो फन अगर आपको पसंद आ गया, तो शायद आपको पेट्रोल वाला या डीजल वाला मजा बिल्कुल पसंद आए, क्योंकि जो स्मूथ डिलीवरी पावर की मिलती है, वो बाकी कार्स में मिलनी मुश्किल है। ऊपर आप देखेंगे कितना बड़ा सनरूफ है,
काफी बड़ा सनरूफ है जिसको कंपनी इंफिनिटी ग्लास रूफ कह रही है, और यकीन मानना ऑलमोस्ट पूरी रूफ पर ही है, बहुत ही बड़ा है। बस थोड़ा सा पार्ट रह गया रूफ में जो सनरूफ के बिना है, अदरवाइज पूरा ग्लास का बना है। ठीक है, इसको अगर आपको बंद करना है तो क्या करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। I'm listening. क्लोज द सनरूफ। Apologies, the command is not supported. I'm listening. सनरूफ बंद कर दो। Apologies, the command is not supported. भाई इसने तो साफ मना कर दिया। सो चलते चलते सनरूफ इसने वॉइस कमांड से तो करने के लिए बंद कर दिया, लेकिन हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहाँ गए और एक टच पे आपकी ये सनरूफ बंद हो जाने वाला है। अब हाईवे पे हम चल रहे हैं तो थोड़ा सा यार दौड़ा के भी तो देख लें कि कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है अगर आप स्पोर्ट्स मोड या फिर नॉर्मल मोड चलाते हो। देखो इको प्लस से मैं लगा देता हूँ सीधा, ये इको एंड देन नॉर्मल मोड लगाते ही भाई परफॉर्मेंस में किक आता है। और ये देखो जहाँ मैं 60 की स्पीड पे था, एक 90 की स्पीड पे आ गया हूँ। तो आपको मुझे लगता है स्पोर्ट्स मोड की तो सच में ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये जो मोड्स हैं आपकी रेंज को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करने वाले हैं। मैं थोड़ा और ओवरटेकिंग वगैरह करके देखता हूँ। हल्का सा पुश करते ही गाड़ी काफ़ी तेज़ दौड़ने लगती है। मैं लगभग सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ता जा रहा हूँ। वाकई में भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके चेहरे पे स्माइल ला सकती है। तो अभी हम नॉर्मल देख चुके हैं, इको देख चुके हैं, इको प्लस देख चुके हैं। स्पोर्ट्स मोड लगा के देखते हैं। स्पोर्ट्स मोड लगा के हल्का सा फिर से अंतर आता है और ओके, अब तो और भी ज़्यादा आसान है हाई स्पीड पे पहुँचना। मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है स्पोर्ट्स में। ओ स्पोर्ट्स कार वाली फील आ गई, बेहतरीन एकदम। ट्रैफिक में मैं एडवाइस देना चाहूँगा स्पोर्ट्स मोड मत लगाना, इसलिए भाई मैं तो कर लेता हूँ चेंज, किसी खाली सड़क पे ही चलाएंगे। इको प्लस हमने फिर से कर लिया है। अब जैसे ही आप स्पोर्ट्स से इको प्लस में आते हो ना, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। पैडल जो है रफ्तार वाला वो हार्ड लगने लगता है थोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो आपको इतना तो सहना पड़ेगा। देख रहे हो कितना बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया है, और इस सेंटर कंसोल में ही आपको 3 कप होल्डर दिए गए हैं। एक ये प्रॉपर कप होल्डर, और यहाँ पर आप कोई दूसरा सामान रख सकते हो या फिर 2 कप रख सकते हो। साथ में यहाँ पर एक दी गई है वायरलेस चार्जिंग जो बहुत ही अच्छे से काम करती है। कई गाड़ियों में मैंने देखा समय लगता है, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन रखूँगा यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएगा फ़ोन इज़ करंटली वायरलेस चार्जिंग। तो ये बहुत ही क्विक काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट दिया गया है, और ये स्टोरेज देखो आप कितनी ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारा सामान आ जाएगा। स्टोरेज तो इसमें इतनी दी गई है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। इस सेंटर कंसोल के नीचे भी एक और स्टोरेज दी है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। साथ ही उसमें 2 चार्जिंग के पोर्ट भी दिए गए हैं आपको, टाइप सी भी दिया गया है और टाइप ए भी दे दिया है। तो चार्जिंग के सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, स्टोरेज आपको भरपूर मिल रही है। और बात अगर कंफर्ट की करूँ ना, तो ये जो सीट है आपको फील नहीं होगा आप गाड़ी वाली सीट पे बैठे हो। भाई सोफा सीट है एकदम। इको प्लस मोड में है, देखते हैं कितना दौड़ सकती है। ओ इको प्लस को भी हल्के में मत लेना। तो भाई 80 से ऊपर 82 पे चल रहे हैं हम इको प्लस में, जो कि सबसे छोटा मोड है। और अगर हम इसको इको कर दें, लो ओ भाई पहुंच गए 9500। आपको इको या नॉर्मल से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सीरियसली। मुझे क्या लगता है इन्होंने ना ड्राइव मोड के नाम गलत रख दिए हैं। वो ऐसे क्योंकि जो इसका इको मोड है ना उसको नॉर्मल नाम देना चाहिए था, और जो नॉर्मल है उसी को स्पोर्ट्स नाम देना चाहिए था, और जो स्पोर्ट्स है ना उसको तो नाम ही नहीं देना चाहिए था। ओ पलक झपकते ही 100, और ब्रेकिंग दमदार है ना भाई। क्रेटा वाले इसके हॉर्न से जलने वाले हैं, सीरियसली। यहाँ पर आप देखेंगे हम 25 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं और 9% बैटरी हमने खर्च कर ली है। वो भी तब जब हमने इसको थोड़ा सा दौड़ाकर भी देख लिया, 100 पे भी चलाया, और लगातार हमारा AC भी ऑन है। आप देख लीजिए यहाँ पर, चेक द टर्निंग रेडियस। 4.3 मीटर लॉन्ग है, फिर भी बहुत नॉर्मल जगह में ये टर्न हो जाती है। एक बार और दौड़ा के देखें। भाई
110, 120, 130 की स्पीड पे चल रही है भाई इको मोड में। तो देखो वैसे तो हम गुड़गांव में हैं, पर यहाँ पर भी हमने हिल से ढूंढ ही लिया जैसा कि हम हर बार करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं शार्प टर्न्स है जहाँ पर हमें पता चलेगा इसकी असली हैंडलिंग, इसका स्टीयरिंग फीडबैक। तो देखो मैं इस समय चल रहा हूँ 60-70 की स्पीड पे और मैं आपको एक हाथ से शार्प टर्न लेके दिखाऊंगा। ये देखो सामने टर्न है और एक हैंड से ये देखो आप, सामने ब्रेकर और हाई स्पीड पर अगर आप ब्रेकर पे जंप कराओगे तो थोड़ा सा उछाल ज़्यादा मिलता है आपको, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पे करोगे ये काम तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, बहुत ही कंफर्टेबल फील आपको होने वाला है। एक हाथ से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ और इसका बॉडी शेप कुछ इस तरह का है ना कि आपको बॉडी रोल भी कोई खास लगने नहीं वाला। यहाँ पर आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि हिल्स पे भी आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं। आप ड्राइविंग सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से जो आपका ड्राइविंग पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और फ्रंट की सीटों में आपको वेंटिलेशन का फीचर भी दे दिया है जो आपके कंफर्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो भाई ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी इजीली आप इस गाड़ी को ले जा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं आने वाला। इवन छोटे मोटे झटकों पे तो ये आपको कंफर्ट ही फील कराने वाली है। बाकी जो इसका स्टीयरिंग है इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते। तो भाइयों जैसा कि आपको पता है कि हम पहाड़ों के साथ ऑफ रोडिंग के लिए भी कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेते हैं, तो इस बार भी हमने ऐसा ही किया है। देखो थोड़ा सा ऐसी जगह मिल गई है, थोड़े गड्ढे वाले रास्ते हैं। लेट्स सी। ओके यहाँ पर भी 360 डिग्री कैमरा काफ़ी मदद कर रहा है और इन गड्ढों से बचा के हमें निकालनी है कैमरे में देख के। हाँ। नीचे तो आराम से चली जाती है, प्रॉब्लम आती है गाड़ी ऊपर चढ़ाने में। आसानी से हम उतर गए हैं, कहीं भी टच नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब है कि आप MG विंडसर को कैसे भी रास्तों पे ले जा सकते हो। तो ये है इसका वो चार्जर जो कि इस गाड़ी के साथ आने वाला है, लेकिन ये 3.3 किलोवाट भी सपोर्ट करती है। इवन 50 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करती है, DC फास्ट चार्जिंग। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे AC और DC दोनों के कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो 3.3 किलोवाट से इसको करीब 14 घंटे लगेंगे, और अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग से करते हैं 50 किलोवाट से तो आपको करीब 1 घंटे में ये 10 से 80% चार्ज हो जानी चाहिए। लेकिन कंपनी इसके साथ एक स्पेशल ऑफर दे रही है जिसमें आपको 1 साल के लिए पब्लिक चार्जर पर फ्री चार्जिंग मिलने वाली है। लेकिन उसके कुछ नियम हैं जो कि कंपनी ने अभी शेयर नहीं किए हैं, शायद ऐसा सुनने में आया सोर्सेज से कि 31 दिसंबर से पहले जो खरीदेंगे उन पर ही ये ऑफर वैलिड होता है। मैं श्योर नहीं हूँ इस ऑफर को लेकर। इसके अलावा कंपनी इसके साथ एक स्पेशल सर्विस दे रही है, BaaS यानी बैटरी एज ए सर्विस। इसमें करीब 4 प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्लान ऐसा है कि अगर आप मिनिमम 1500 किलोमीटर वाला प्लान लेते हैं तो 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे बैटरी का चार्ज लिया जाएगा। हालांकि अगर आप कम चलते हैं तो उसके लिए एक अलग प्लान है। अगर आपको लगता है कि हर महीने आप ज़्यादा चलने वाले हैं उसके लिए भी अलग प्लान आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल कंपनी कह रही है कि इसको आप बैटरी एज ए रेंट पर भी ले सकते हैं और बैटरी साथ में भी खरीद सकते हैं। अब ऊपर भी चढ़ा के देख लेते हैं। अगेन एक्टिवेट 360 डिग्री कैमरा, और काफी तेजी से व्हील घूमते हैं भाई इसके। यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी परेशानी इसको। ओह, ड्राइव मोड चेंज करना चाहिए, इको प्लस। ओके, चढ़ गई। तो भाई ये 8.8 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाता है ड्राइवर के लिए। स्पीडोमीटर यहाँ पर आता रहेगा, यहाँ पर आपको गाड़ी की एक एनिमेशन दिखता रहेगा, और साथ में आपका जो पावर कंजम्पशन है वो यहाँ पर आता है। ये भी मैं बता दूं, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जिसका बटन यहाँ पर है। क्रूज कंट्रोल चलाकर दिखाता हूँ। इसको आप दबाएंगे, लिखा आएगा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड। फिर इस बटन के जरिए आप स्पीड सेट कर सकते हो। 40 की स्पीड सेट हो गई है। फिर एक बार और दबाऊंगा तो 45 यानी 5 प्लस होती चली जाएगी। ये देखो 50 की स्पीड पे मैंने क्रूज कंट्रोल इसमें लगा दिया है। ये जो फीचर है ऑब्वियसली आपको हाईवे पर ही इस्तेमाल करने को मिलेगा, सिटी ट्रैफिक में आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें ADAS नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो अगले व्हीकल के हिसाब से कंट्रोल होता है, उसमें नहीं किया गया। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं।
और अभी 75% बैटरी बची हुई है, यानी 23% बैटरी में ही हम 50 किलोमीटर चल चुके हैं। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने भाई गाड़ी को थोड़ा रफ एंड टफ भी ड्राइव किया है, 100 से ऊपर भी लेके गए हैं, हमने स्पोर्ट्स मोड भी इसमें इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कुछ देर हमने गाड़ी को खड़े रखा और AC ऑन रखा है। थोड़ा सा इंटेंसिव यूज़ हम कह सकते हैं वो हमने किया है, तब भी 23% में 50 किलोमीटर से ज़्यादा हम चल गए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़े डिस्प्ले में भी आपको दिख सकता है कि कितने % बैटरी बची हुई है, कितने किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रहा है। इसके अलावा सेटिंग में जाएंगे तो इसमें एक फीचर दिया गया है शेड्यूल चार्जिंग का, अभी मुझे पता नहीं इससे क्या होगा। दूसरा एक फीचर है डिसेबल एयर कंडीशनर इन लो SOC, यानी अगर बैटरी इसकी डाउन हो गई है, बिल्कुल लो लेवल पे है, तो AC ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। देखो कंफर्ट की बात आई है ना, तो कई गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर ना ये जो सेंटर आर्मरेस्ट रहता है, ये जो बॉडी यहाँ पर रहती है वो टच होती रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्पेस आपको मिल रहा है। और साथ में इसमें फुट रेस्ट भी दिया गया है, जिस पर आपका ये वाला पाँव आराम करता रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें भी कई गाड़ियों में मिसिंग होती है, लेकिन इसमें दी गई है आपके कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। देखो भाई, अभी बैटरी 74 से जस्ट 73% पे हुई है, 55.5 किलोमीटर ये चली हुई थी। ठीक है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि 1% बैटरी में ये MG विंडसर EV कितना चल सकती है जब हम ऐसे हाईवे पर चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी भी 1% बैटरी खर्च नहीं हुई है। और अब जाकर ये बैटरी जो है 1% कम हुई है, यानी भाई 3.5 किलोमीटर हाईवे पे अगर आप बहुत अच्छे से चलाएंगे तो आप 1% बैटरी में चल सकते हो। तो दोस्तों 63 किलोमीटर से ज़्यादा हम चला चुके हैं और बैटरी अभी 71% बची हुई है, यानी 27% बैटरी में हमने इसको इतना चला दिया है। लेकिन इसमें हमने इसको 100+ भी चलाया है, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ किया है, थोड़ा इंटेंसिव यूज़ भी किया है और कुछ देर हमने इसको खड़ा भी रखा है AC चलाते हुए। उस कंडीशन में जब ये इतनी चली है, इसके बाद हमने 1% बैटरी में कितनी चल सकती है एक जेन्युइन स्पीड पे, एक नॉर्मल स्पीड पे वो भी चेक किया, तब ये 3 से 3.5 किलोमीटर चल गई। हालांकि आपकी पूरी जर्नी में ये जरूरी नहीं कि आप इसी रेशियो में चलाते रहें। ऐसे में हम ये जरूर मान के चल रहे हैं कि कंपनी अगर 331 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रही है तो ये करीब 280 से 300 किलोमीटर तक रियल वर्ल्ड में चल सकती है। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि हमने जब इनकी ZS EV यूज की है, कॉमेट को देखा है, तो उसमें इनकी जो रियल वर्ल्ड रेंज होती है वो इनके क्लेम रेंज के काफी आसपास रहती है। देखो ये जो गाड़ी है साइज में काफी ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से इसके कंपटीशन के मुकाबले इसमें आपको ज्यादा स्पेशियस कैबिन मिलने वाला है। बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी स्क्रीन लैपटॉप जितनी बड़ी है। जो रियर सीट है वो 135 डिग्री रिक्लाइन हो जाती है, यानी ये उन लोगों के लिए परफेक्ट गाड़ी रह सकती है जिनको स्पेशियस और कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक कार चाहिए फॉर सिटी यूज या फिर कभी कभी हाईवे पर जाना हो उस चीज के लिए। लेकिन MG विंडसर EV के साथ इसमें प्रॉब्लम जरूर है, ऑप्शन नहीं मिलते भाई। इसमें सिर्फ एक ही बैटरी पैक दिया गया 38 किलोवाट आवर का। तो जैसा कंपटीशन वाली गाड़ियां कर रही हैं, 2 बैटरी पैक के ऑप्शन दे रही हैं, एक छोटा एक बड़ा, वो भी अगर इसमें होता तो और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मान लीजिए 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दे देते तो और ज़्यादा ऑप्शन बढ़ सकते थे। लेकिन कंपनी इसके साथ बैटरी एज ए सर्विस यानी रेंट पर बैटरी देने का ऑफर जरूर लेके आई है, जिसमें 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप बैटरी रेंट पे ले सकते हैं। तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले तो फिर भी इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो सस्ता ही पड़ने वाला है। लेकिन दिमाग में कई सारी चीज़ें रहती है, जैसे भाई पेट्रोल की रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा ईजी रहती है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्कीम में अभी चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो मेरी नजर में भाई ये एक बढ़िया गाड़ी है फॉर सिटी यूज, काफी स्पेसियस है, काफी फीचर लोडेड है और रेंज भी रियल वर्ल्ड के काफी हद तक करीब रहने वाली है और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट में पूछ लेना। अपनी किसी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कॉमेंट में आप डिटेल लिख दीजिए, हम आपकी गाड़ी का रिव्यू आपके साथ भी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।